गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर की जाती है। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग इन डिटेल। टेक्नोलॉजी के टर्म में आपको रिसेंट ट्रेंड्स बताने हैं बैंकिंग के अंदर। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये टॉपिक को कवर किया है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस या ई चेक्स। जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं बैंकिंग में वो हम यहाँ पे ले रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैंकिंग सेक्टर को मिले हैं। तो उसके अंदर जो पहला हमारा है वो है ईपीएस। ईपीएस को हम बोलते हैं ई चेक्स। नाउ डेज वी आर हियरिंग अबाउट ई गवर्नेंस, ई मेल, ई कॉमर्स, ई टेल एट्सेट्रा. In the same manner, a new technology is being developed in US for introduction of e-check, which will eventually replace the conventional paper check. India has her beginner to the introduction of the e-check. The Negotiable Instrument Act has already been amended to include truncated check and e-check instruments. अगर आज के दिनों में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो ई गवर्नेंस, ईमेल, ई कॉमर्स और ई टेल जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं हमारे माइंड के अंदर। डे बाय डे इनके बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन आज के इस दिनों में हम बात करें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो जो टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है वो यूएस से मिली है। और यूएस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो हमारी ऐसी इकोनॉमी है जो कि रिलेटेड है प्राइवेटाइजेशन से। तो उसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। और तो वहाँ की जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और हर टेक्नोलॉजी को वो अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यूएस से जो हमें टेक्नोलॉजी मिली थी उससे हमने इंट्रोडक्शन किया है ई चेक का, जिसके इवेंचुअली हमने उन कन्वेंशनल पेपर चेक को हटा दिया जो कि पहले यूज़ किए जाते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ई चेक का यूज़ करते हैं क्योंकि पहले क्या होते थे कि आपको एक चेक बुक मिलती थी, बैंक इशू करता था और उस चेक बुक के अंदर 20 चेक्स होते थे जिनको हमको 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड में ख़त्म करने होते थे। ठीक है, तो उस चेक से क्या होता था कि हम कुछ लिमिटेड, या अगर बाई चांस मेरे को इमरजेंसी है और मेरे को किसी को चेक से पेमेंट करना है और मेरे पास चेक अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं कैसे पेमेंट करूँगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी आई यूएस से उसने ई चेक को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ई चेक का इंट्रोडक्शन होने लगा, सुनने लगे लोग ई चेक के बारे में, और ई चेक जैसी फैसिलिटी बैंकिंग सर्विस के अंदर इंक्लूड की गई। तो हम देखते हैं कि जब इंडिया के अंदर जब ये ई चेक जैसी टेक्नोलॉजी आई तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दौरान पहले से ही अमेंडेड दे दिया गया था, क्योंकि जो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसक्रिप्टेड चेक्स और ई चेक इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग थी। दूसरी जो है हमारा रिसेंट ट्रेंड बैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके वो है आरटीजीएस। आरटीजीएस मीन्स होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो बैंक हमें देता है वो हम इस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन बैंक से लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस March 2004 is a system through which electronic instruction as can be given by banks to transfer funds from their account to the account to another account. The RTGS system is maintained and operated by the RBI and provides a means of efficient and faster funds transfer among the banks, facilitating their financial operation. As the name suggests, funds transfer between banks takes place on a real-time basis. Therefore, money can reach the beneficiary instantly, and the beneficiary bank has the responsibility to credit the beneficiary account within 2 hours. जो हमारे ई रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर जो बैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके जो सेकंड जो चीज़ आई वो आई थी आरटीजीएस। आरटीजीएस जो इंट्रोड्यूस थी इंडिया के अंदर वो मार्च 2004 के अंदर हुई थी। और इस सिस्टम के थ्रू हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन होती थी जो कि गिवन जो हमारी बैंक हमें देती थी वो ट्रांसफ़र फंड्स के रिगार्डिंग जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में किए जाते थे। तो आरटीजीएस सिस्टम क्या करता था, इन चीज़ों को मेंटेन और ऑपरेट करता था जो कि आरबीआई के थ्रू होती थी। और इससे हमें क्या होते थे कि जो भी हमारे फंड्स थे वो एक बैंक से दूसरे बैंक से इजीली और एफिशिएंट और फास्टर फंड ट्रांसफ़र हो जाते थे, जिससे हमारे जो फाइनेंशियल ऑपरेशन थे वो बहुत इजीली और स्मूथर हो जाते थे। तो इसके नाम से हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो आरटीजीएस सिस्टम है वो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर रियल टाइम बेसिस पे किया जाता है।
तो इसके मतलब कि हम ये समझें कि जो मनी का जो बेनिफिशरी है लोगों को लेके, कि मनी बहुत इंस्टेंटली लोगों को चाहिए होती है जब उनको किसी इमरजेंसी टाइम पीरियड पे ज़रूरत पड़ती है। तो बेनिफिशरी बैंक क्या करता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जिसको भी रिक्वायरमेंट है ना फंड्स के रिगार्डिंग, या जो भी हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में, तो बेनिफिशरी बैंक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेनिफिशरी के अकाउंट में जिसको ज़रूरत है पैसों की, तो उनके में 2 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे क्रेडिट कर दे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ईजी हुआ, और जिसको इंस्टेंटली पैसों की ज़रूरत होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, वो आरटीजीएस सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। उसके बाद जो थर्ड टेक्नोलॉजी को लेके जो रिसेंट ट्रेंड आया बैंकिंग के अंदर, वो था ईएफटी। ईएफटी का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ system whereby anyone who wants to make payments to another person, company, etc. can approach his bank and make cash payment or give instruction authorization to transfer funds directly from his account to the bank account of receiver beneficiary. Complete details such as the receiver name, bank account number, account type, saving or current account, bank name, city, branch name, etc. should be furnished to the bank at the time of requesting for the such transfer, so that the amount reaches the beneficiary account correctly and faster. RBI is the service provider of EFT. EFT सिस्टम क्या है? EFT सिस्टम एक ऐसी पेमेंट सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी एनीवन है ना, जो भी पेमेंट करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को या कंपनी को, इस अप्रोच के थ्रू बैंक क्या करती है कि जो कैश पेमेंट्स होते हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू और एक ऑथराइजेशन के थ्रू क्या करती है, वो उन पैसों को ट्रांसफ़र कर देती है, फंड्स को ट्रांसफ़र कर देती है डायरेक्टली ऑन अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में, जो कि कोई रिसीवर या बेनिफिशियरी होता है। इस कंप्लीट डिटेल्स के थ्रू हम जो जब भी ईएफटी करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालते हैं, जिसमें कि रिसीवर नेम, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट अकाउंट है, उसका बैंक नेम, उसकी सिटी कौन सी है, उसकी ब्रांच नेम है, वो सब हमें उसकी कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ती है जब हम ईएफटी जैसे करते हैं। इससे क्या होता है कि जो डिटेल्स अगर हम करेक्टली भरते हैं तो क्या होता है कि जो बैंक है उसको ईजिलियर सिस्टम मिल जाता है कि उसको फंडाइज्ड करके जो रिक्वेस्टिंग टाइम है उस फंड के ट्रांसफ़र होने का, वो टाइम पे उसको बेनिफिशियरी को रिसीव हो जाए और वो करेक्टली और फास्टर तरीके से उसके पास आ जाए। तो आरबीआई ने ईएफटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, और इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आरबीआई है। जो ईएफटी जैसी जो सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो आरबीआई करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ईसीएस। ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इज अ रिटेल पेमेंट सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू मेक बल्क पेमेंट्स of a similar nature, especially where each individual payment is of a repetitive nature or of relatively smaller amount. These facilities meant for the companies and government departments to receive large volume of payments rather than for funds transferred by individuals. ECS क्या है? ECS एक क्लियरिंग सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, बल्क पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को पूरा करने के लिए करते हैं, जो कि इसके सिमिलर नेचर को बताता है कि हम इंडिविजुअल पेमेंट से ज़्यादा जो हमारे बल्क में पेमेंट्स है उसके अंदर हम ECS जैसी सर्विस को लेते हैं। इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि जो इंडिविजुअल पेमेंट हम रिपीटेटिव नेचर के अंदर करते हैं, मतलब रिपीटली करते रहते हैं, मतलब हमारा एक दिन के अंदर 2-3 बार ट्रांजैक्शन होता है या पेमेंट होता है बैंक के अंदर। तो जो हमारा और जो रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट के जो पेमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे अमाउंट्स के जो पेमेंट है जो डे बाय डे मतलब और रिपीटिव नेचर के अंदर होते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फैसिलिटी को, सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था। कि इस फैसिलिटी से क्या होता था कि जो कंपनीज थी या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनके जो लार्ज वॉल्यूम के पेमेंट्स थे वो बहुत जल्दी बन भी जाते थे और रिसीव भी हो जाते थे, और इनसे जो फ़ंड ट्रांसफ़र होता था इंडिविजुअल के बीच में वो बहुत फास्टर होने लग गया था, बहुत स्मूथली होने लग गया था ECS सर्विस के आने से। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है हमारी टेक्नोलॉजी को लेके ATM। Automated teller machine is the most popular device in India, which enables the customers to withdraw their money 24 hours a day, 7 days a week. It is a device that allows customer who has a payment card to perform routine banking transaction without interacting with a human teller. In addition to cash withdrawal, ATM can be used for payment or utility bills, fund transfer between account, deposit of checks,
कैश इनटू अकाउंट्स, बैलेंस इंक्वायरी एटसेट्रा। एटीएम क्या है? एटीएम आप सब जानते हैं, पॉपुलर चीज़ है, इसके बारे में बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एटीएम एक क्या है। एटीएम एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर डिवाइस है इंडिया के अंदर, जो कि इनेबल करता है कस्टमर्स को पैसे विड्रॉ कराने के लिए, जो कि 24/7 डे वीक में होते हैं। मतलब 24/7 आप कभी भी पैसे, अगर आपको कस्टमर्स को पैसे विड्रॉ कराने हैं बैंक से, तो एटीएम ऐसा डिवाइस है जिससे आप ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कस्टमर को अलाउ करता है कि वो एटीएम कार्ड के थ्रू जो भी रूटीन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो अपने परफॉर्म कर सकें विदाउट इंटरेक्टिंग द ह्यूमन टेलर, मतलब इंटरेक्टिंग विद बैंक। you directly through this device you have to withdraw your money in any time period. In addition to cash withdrawal, ATM can be used to payment of utility bills, fund transfer between accounts, deposit of checks, cash into accounts, balance inquiry etc. अगर हम एडिशन कैश विड्रॉ के अलावा बात करें तो एटीएम का जो यूज़ है वो यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए, हमारे अकाउंट्स के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, चेक्स को डिपॉजिट करने के लिए कैश के अंदर चाहे अकाउंट्स के अंदर, और साथ साथ हमारी बैलेंस की इंक्वायरी के लिए एटीएम डिवाइस जैसी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज अ कंप्यूटर टर्मिनल दैट इज लिंक्ड ऑनलाइन टू द कंप्यूटर्स customer information files in a bank and magnetically encoded plastic transactions card that identify the customer to the computer during a transaction. The customer account is debited and the retailer account is credited by the computer for the amount of purchase. पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बेसिकली जो रिलेटेड है वो है प्लास्टिक मनी से। प्लास्टिक मनी का अगर मैं बताऊं आपको तो प्लास्टिक मनी का मीन्स होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वो एक कंप्यूटर टर्मिनल है जो कि लिंक होता है ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से, जो कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो फाइल्स होती हैं बैंक्स के अंदर वो एक मैग्नेटिक इनकोडेड प्लास्टिक ट्रांजेक्शन कार्ड के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को कंप्यूटर के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके थ्रू क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कस्टमर एक अकाउंट से डेबिट करके रिटेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है कंप्यूटर के थ्रू। मीन्स कि जब हम जाते हैं कहीं शॉपिंग करने या कहीं भी, हम तो क्या करते हैं कि हम वो कार्ड को स्वैप करके कर देते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे कस्टमर के रिगार्डिंग वो सारी उस मैग्नेटिक कोडेड प्लास्टिक फॉर्म के अंदर होती है, और जिससे के स्वैप करने से ही हमारी जो भी अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं या जो भी हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र करना है हमें, वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास या एक कस्टमर से दूसरे रिटेलर के पास उसके अकाउंट में पहुंच जाती है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ जो सेल टर्मिनल है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारे प्लास्टिक मनी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और जिससे कि जो कस्टमर का अकाउंट से जो फ़ंड है वो डेबिट हो जाता है रिटेलर के अकाउंट में जाके, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, जो कि बहुत ईजियर मेथड होता है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग फैसिलिटीज द कस्टमर टू डू एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ऑन टेलीफोन। अंडर दिस डिवाइस ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्ड इज यूज फॉर सिंपल क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शन्स। फॉर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शन मैनेज फोन टर्मिनल्स आर यूज्ड। टेली बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो कस्टमर्स के लिए दी गई है जो कि नॉन कैश रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बैंकिंग के अंदर टेलीफोन के अंदर एक डिवाइस होता है जो कि ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिससे हम सिंपली अपनी क्वेरीज और ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग चीज़ों को या इन्फॉर्मेशंस को पता लगा सकते हैं। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज और ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको फ़ोन टर्मिनल्स के यूज़ के थ्रू पूरा किया जाता है। मीन्स हम जब भी बैंकिंग के अंदर कभी भी कोई क्वेरी के रिगार्डिंग या कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग फ़ोन करते हैं तो हम वो टेली बैंकिंग के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर जो हमारी वॉइस है वो रिकॉर्डेड होती है, और जिसके अंदर जो भी क्वेरीज होती हैं हमारे ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग जो भी हम क्वेरी कर रहे हैं बैंक के थ्रू वो हमें प्रॉपर मैनर में मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है EDI। EDI मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज द इलेक्ट्रॉनिक exchange of business documents like purchase order, invoices, shipping notice, receiving advices, etc. in a standard computer process universally accepted format between trading partners. EDI can also be used to transmit financial information and payments in electronic form. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो कि बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स जैसे कि
परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग नोटिस या रिसीविंग एडवाइसेस को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सचेंज करने के लिए इस सर्विस का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोसेस के थ्रू जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें होती हैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो पूरी होती है। ईडीआई के थ्रू क्या करते हैं हम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं, साथ साथ हम पेमेंट्स भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हमने देखा कि जो हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं बैंकिंग के अंदर वो क्या क्या हैं, तो हमने उनको कुछ पॉइंट्सों से कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।